वेड विल्सन 1994 20th मई को पैदा होता है। इसके फादर का नाम होता है स्टीव टेस्टेस्टिका और इसकी मदर का नाम कभी मेंशन नहीं होता। ये दोनों वेड को जन्म देते हैं एट ए वेरी यंग एज। ये सिर्फ 15 और 14 साल के होते हैं वेड के पेरेंट्स। एंड बिकॉज वेड की मदर जो होती है वो ड्रग एडिक्ट होती है और मेंटल हेल्थ इश्यूज काफ़ी होते हैं, इस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वेड को हम एक अडॉप्शन के लिए डाल देंगे। सो वेड की जो मदर होती है उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके पेरेंट्स के जो दोस्त होते हैं, उस फैमिली का नाम होता है विल्सन फैमिली। विल्सन फैमिली काफ़ी डिसेंट फैमिली होती है, वो रिच होते हैं, उनके ऑलरेडी 2 बेटियाँ होती है, रिलीजियस लोग होते हैं। सो वो डिसाइड करते हैं वेड को अडॉप्ट करने के लिए बिकॉज उनको एक बेबी बॉय चाहिए होता है। सो यहाँ से वेड का नाम पड़ता है वेड विल्सन। वेड हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट होता है, वो स्पोर्ट्स में भी होता है, लाइफ काफ़ी डिसेंट चल रही होती है। बट एट द एज ऑफ 13 वेड ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत ही ज़्यादा पैरानॉइड और एंग्शियस हो जाता है। उसको लगता है कि लोग उसको देख रहे हैं। वो अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे कवर कर लेता है, उसको लगता है कि लोग उसको देख रहे हैं बाहर से। एक दिन वेड अपनी फैमिली मेम्बर्स को बोलता है कि बेसमेंट में कोई है एंड वो बहुत ही ज़्यादा पैरानॉइड हो जाता है एंड वो पुलिस को कॉल करता है एंड पुलिस आती है, बेसमेंट में देखती है बट बेसमेंट में कोई भी नहीं होता। वेड की फैमिली डिसाइड करती है वेड पे एक बेकर्स एक्ट करने के लिए। वेड की फैमिली को पता नहीं होता कि वो ड्रग्स ले रहा है, सो उनको लगता है कि वेड काफ़ी टाइम से वियर्ड एक्ट कर रहा है। बेकर्स एक्ट एक एक्ट है जहाँ पे आपको 72 आवर्स के लिए रखा जाता है एंड आपको ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। सो वेड जब इस बेकर्स एक्ट के लिए जाता है सिर्फ 24 आवर्स के बाद वो बाहर आ जाता है एंड यहाँ से उसकी फैमिली को लगता है कि वो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। वेड अपने स्कूल के बैक साइड पे ड्रग्स तो लेता ही लेता था बट वो स्मोक करना भी स्टार्ट कर देता था एंड वेड शुरू से लड़कियों के लिए काफी ज्यादा अब्यूजिव और डिसरिस्पेक्टफुल रहा है। ये चीज आपको वीडियो के आगे जाके पता लगेगी। बट थोड़े टाइम बाद वेड को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि वो पकड़ा जाता है किसी को ड्रग्स बेचते हुए। उसकी स्कूल लाइफ खत्म हो जाती है। बाय द एज ऑफ अर्ली 20s वेड के ऊपर काफी सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, चोरी, असॉल्ट्स, काफी सारी चीजों के ऊपर उसके ऊपर एलिगेशंस होती है एंड पुलिस के रिकॉर्ड्स में होता है वो। फास्ट फॉरवर्ड 2018 सितंबर 2018 में वेड रिलेशनशिप में आ जाता है एक लड़की के साथ जिसका नाम होता है कैली मैथ्यूज। वेड इस पॉइंट पे 24-25 साल का हो जाता है एंड इस रिलेशनशिप में बहुत सारे रेड फ्लैग्स देखने को मिलते हैं जो कि वेड में होते हैं। वो किस तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को मैनिपुलेट करता है, उसको परेशान करता है, कितना सेल्फिश है, काफी सारी चीजें एक ही रिलेशनशिप से पता चल जाती है। सो कैली और वेड डेटिंग वेबसाइट पे मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं एंड कैली वेड के साथ उसके लुक्स और लस्ट के बेसिस पे उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। इस एज में भी 20s में भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। पीपल ओवरलुक कि एक इंसान की पर्सनैलिटी, एक इंसान का माइंडसेट, एक इंसान का इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है किसी भी रिलेशनशिप में। सो कैली और वेड रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वेड झूठ बोलता है कैली को अपने काम के बारे में। वो कैली को कहता है कि वो एक पर्सनल ट्रेनर है एंड वो पर्सनल ट्रेनर बनने ही वाला है एंड उसको कुछ किसी तरह के एग्जाम्स क्लियर करने हैं एंड उसके बाद उसको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी एज ए पर्सनल ट्रेनर। बट इन रियलिटी वेड के पास कोई काम नहीं होता। सो वो सुबह सुबह चला जाता था कैली को ये बोल के कि वो जा रहा है काम के लिए, बट इन रियलिटी वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी लड़कियों को मिलने के लिए जाता था। वो कैली को ये भी बोलता था कि वो अपने एक रूममेट के साथ रह रहा है बट इन रियलिटी वो अपने फादर के साथ रह रहा होता है। सो फास्ट फॉरवर्ड दिसंबर में कैली की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है सहरा का ब्रेकअप हुआ होता है एंड सो वो कैली से पूछती है क्या वो हमारे घर आके रह सकती है थोड़े टाइम के लिए एंड कैली कहती है ऑफ कोर्स तुम आ सकते हो। सो सहरा कैली के यहाँ शिफ्ट हो जाती है। वेड अपने ही घर में रह रहा होता है अपने रूममेट के साथ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है थोड़े दिनों के लिए बट एक दिन क्या होता है कैली फिजियोथेरेपी के लिए कहीं गई होती है एंड पीछे से सहरा एंड वेड दोनों एक साथ कैली का सारा सामान उठा के भाग जाते हैं। उसका प्ले स्टेशन, उसका लैपटॉप और सारी वैल्यूएबल चीज़ों को लेके वेड एंड सहरा दोनों भाग जाते हैं। कैली वापस घर आती है एंड ये चीज़ देख के
बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है एंड वो पुलिस को वेड एंड सेरा के बारे में कंप्लेंट फाइल कर देती है। सेरा और वेड दोनों एक साथ भाग जाते हैं एंड बीच रास्ते में सेरा और वेड की आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। इस वजह से सेरा वापस फ्लोरिडा जहाँ पे कैली रह रही होती है वहाँ पे आ जाती है एंड वेड भी वापस फ्लोरिडा आ जाता है एंड वो कैली से पूछता है क्या वो यहाँ पे रह सकता है। मतलब आप इस इंसान की मेंटल स्टेट देखो कि एक तरफ इसने इसकी गर्लफ्रेंड का सारा सामान चोरी कर लिया, किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गया एंड ही स्टिल हैव दिस कर्टेसी टू आस्क कैली कि क्या वो आके रह सकता है कि नहीं। इतनी सी भी शर्म नाम की चीज इस इंसान में। तो कैली झूठ बोल देती है कि हाँ ऑफ कोर्स तू रह सकता है, लेकिन जब वेड कैली के घर पहुंच जाता है वो पुलिस को फोन कर देती कि ये वेड घर पे आ चुका है एंड पुलिस घर पे आती एंड वेड को ले जाती है। तो वो कुछ 1 महीने के लिए जेल में रहता है। जेल से निकलने के बाद मतलब जनवरी में वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से वो और भी ज्यादा वॉलेंट हो जाता है कैली के लिए। सो वो कैली को दोबारा कॉन्टैक्ट करता है एंड कहता है कि एंड अपोलोजाइज करता है एंड कैली जो कि कह सकते हो कि उसमें हमदर्दी भी है बट एट द सेम टाइम वो बेवकूफ़ भी है एंड ये इसको सेकंड चांस दे देती है कि कोई बात नहीं तू आ जा। वेड कैली के साथ उसके घर में शिफ्ट हो जाता है। वेड यहाँ से कैली के सामने ही ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करने लग पड़ता है। वो ऑफ्टन कैली को बोलता था कि मेरे को ना देखा कर जब मैं ड्रग्स कंज्यूम कर रहा हूँ। कैली बोलती है कि क्यों, मतलब व्हाट्स अ बिग डील, मैं तुम्हें देख नहीं सकती तुम ड्रग्स वगैरह कंज्यूम कर रहे हो। वो कहता है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता कि तू कंज्यूम करती है। तो एक दिन वेड बाहर गया होता है एंड कैली की नज़र पड़ती है एक ड्रग के ऊपर। कैली घर पे होती है एंड कैली की नज़र किसी एक पर्टिकुलर ड्रग पे पड़ती है। इसको पता नहीं होता ये किस टाइप का ड्रग है। वो रेडिट पे जाती है एंड रेडिट पे पोस्ट डालती है कि ये किस टाइप का ड्रग है। वहाँ से पता लगता है कि वो एक क्रैक है। तो इस पॉइंट पे कैली काफ़ी परेशान हो जाती है कि वेड रोज ड्रग कंज्यूम करता है बट एट द सेम टाइम वो कह रही उसने पर्सनल ट्रेनर भी बनना है। तो वो फाइनली वेड को बोल देती है कि तुम्हें ये ख़त्म करना पड़ेगा, तुम्हें ये स्टॉप करना पड़ेगा, तुम्हें एक रिहैब में जाना पड़ेगा। तो वेड सरप्राइजिंगली एक्सेप्ट कर लेता है। तो वेड और कैली दोनों रिहैब सेंटर जाते हैं बट द लास्ट मिनट वेड स्टेप आउट कर देता है। वेड यहाँ से देखना कि किस तरीके से ये कैली को ट्रीट करता है। तो जैसे ही वो स्टेप आउट करता है रिहैब जाने से, वो उस टाइम कैली को कहता है कि कीज एक जगह है फ्लोरिडा में, वहाँ पे नया रिहैब सेंटर खुला हुआ है। वो कैली को कहता है कि मेरे को वहाँ जाना है। कैली कहती है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी बट वहाँ जाने के लिए पैसे भी चाहिए। ना कैली ना वेड के पास इनफ पैसा होता है। तो वेड कैली को कहता है कि तुम्हारे पास एक लैपटॉप होगा, वो तुम पॉन शॉप में दे दो। वही लैपटॉप होता है जब वेड और सेरा लेकर सामान लेके भाग गए होते हैं। तो ये लैपटॉप भी वही लैपटॉप होता है। बाद में कैली उस लैपटॉप को उस पॉन शॉप से वापस ले आती है। तो वेड रिकमेंड करता है कैली को कि तुम अपना लैपटॉप बेच दो। वो लैपटॉप लेके पॉन शॉप जाते हैं एंड वहाँ पे पॉन शॉप वाले मना कर देते कि इस पे क्रैक आया हुआ है, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस पॉइंट पे काफ़ी लेट हो गया होता है रात को एंड कैली को बस है कि बस आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस गाय। वेड को कहती है कि तू मेरी गाड़ी और मेरा फ़ोन ले जा, उसको बस उस आदमी से छुटकारा चाहिए कि मैं पैदल चली जाऊंगी, मेरा घर पास में ही है, मैं पैदल चली जाऊंगी, तू मेरी गाड़ी और मेरा फ़ोन लेके रिहैब सेंटर चला जा। वो जा रही होती है पैदल अपने घर पे एंड उस टाइम वेड कैली को आवाज़ देता है, कहता है कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आ रहा है। कैली मुड़ती है एंड वेड उसको बोलता है कि गाड़ी में बैठ। तो कैली गाड़ी में बैठती है एंड यहाँ पे वेड उसको मारना शुरू कर देता है। उसको सबसे पहले स्ट्रैंगल करता है, उसको बाइट करता है, उसके मुंह पे, उसके चिन पे वो पॉकेट नाइफ निकालता है एंड उसके कपड़े फाड़ देता है, उसका टॉप, उसका स्पोर्ट्स ब्रा दोनों फाड़ देता है। वो मारता है, बहुत मारता है और गाड़ी के जहाँ पे हम पैर रखते हैं वहाँ पे कहता है कि वहाँ पे बैठ जा, ऊपर नहीं देखना। वो बोलता है जब तक मेरे पास पैसे नहीं आएंगे वो यहाँ से नहीं हिल सकती। बाद में वो ऑप्शन देता है कैली को, या तो तू बैक सीट पे जा सकती है या तो मैं तेरे को पेड़ से बांध दूंगा। तो कैली वेड को बोलती है कि तू मेरे को पेड़ से बांध ले। वेड कहता है कि अगर मैं तेरे को पेड़ से बांधूंगा उससे पहले तेरे को मेरे से मार खानी पड़ेगी। तो कैली कहती है कि कोई बात नहीं, मैं पिछली सीट पे ऐसे ही बैठ जाऊंगी मैं। वो कैली को बाहर निकालता है एंड उसको कम्प्लीटली नेकेड कर देता है, उसके सारे कपड़े उतार देता है। उसके कपड़े उतारने के बाद वो उसको बैक सीट पे SA करता है। सो कीप इन माइंड ये जो गाड़ी होती है इसमें वेड और कैली होते हैं, ये कैली की ही कार होती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। कैली की बैक सीट पे कैली के कपड़े पड़े होते हैं उस पॉली बैग में जो धोने के लिए जाने होते हैं। तो उस पॉली बैग में से कपड़े निकाल के वेड उस पॉली बैग से कैली के हाथ पैर बांध देता है। बांधने के बाद
कैली के पैर अभी भी थोड़े से बाहर निकले होते हैं बैक सीट पे, वो बैक सीट पे लेटी ही होती है। सो कैली के पैर अभी भी बाहर होते हैं एंड वेड ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता है एंड इट ब्रेक्स हर फुट। कैली बहुत ही ज़्यादा पेन में होती है, उसके फेस से उसके पैर में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पेन में होती है। वो अपनी ही कार में बैक सीट पे उल्टी लेटी होती है, उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। वेड कैली के ही कपड़ों से उसको कवर कर देता है ताकि कोई इसको देख ना ले। वो समहाउ वो लैपटॉप बेच के को पैसे मिल जाते हैं। वो पैसे लेके गाड़ी में बैठता है एंड मैकडोनल्ड चला जाता है एंड मैकडोनल्ड में गाड़ी पार्क करता है एंड वो मैकडोनल्ड के अंदर चले जाता है खाना खाने। एंड गाड़ी में कैली लेटी हुई होती है एंड वो बस ये सोच रही होती है कि मेरे को अगर ये इंसान मेरे को मार देगा, मेरे घर वालों को नहीं पता चलेगा। बहुत ही ज़्यादा पेन में होती है एंड बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। एंड वहाँ पे अंदर वेड अपना आराम से खाना पीना खा रहा होता है। अभी ना खा के वापस गाड़ी में आता है एंड वो दरवाज़ा खोलता है पिछला वो एंड उसका बिहेवियर सडनली एम्पैथेटिक बन जाता है। एंड वो कैली को कहता है कि मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने तेरे को मारा है, तेरा फेस बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। एंड समहाउ वो कैली को ही ब्लेम करने लग पड़ता है। वेड कैली को कहता है कि मेरे को कीज जाना है, ये वही जगह जहाँ पे वेड दूसरे रिहैब सेंटर की बात कर रहा था। इन रियलिटी उसको रिहैब सेंटर नहीं जाना था, उसने अपने एक किसी दोस्त से मिलना था। बस झूठ बोल रहा था कि मेरे को कीज जाना है, मेरे को कीज वाले रिहैब सेंटर में जाना है। वो टोटली झूठ था। तो कैली इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करती है एंड कहती कि अगर तुम कीज जा रहे हो एंड वहाँ पे तुम्हारा दोस्त होएगा तो तुम्हारा दोस्त मेरे को देखेगा इस हालत में। सो इससे अच्छा है कि तुम मेरे हाथ पैर खोल दो और मेरे को आगे वाली सीट में बिठा दो। वेड कहता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, कि हाथ पैर खोल देता है एंड उसके कपड़े डाल देता है एंड कैली आगे वाली सीट में बैठ जाती है। 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद वेड और कैली कीज में एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचते हैं एंड वो गाड़ी से उतरते हैं। वो किसी लड़की को मिलने जाते हैं। कैली यहाँ गाड़ी में बैठी हुई है एंड देख रही है, वो किसी और दोस्त से नहीं, वो किसी और दूसरी लड़की से मिलने जाता है। वो वापस गाड़ी में आता है कैली के पास एंड कैली को गाड़ी की चाबी देता है एंड वो चला जाता है। देख सकते हो किस तरीके से ये इस लड़की को ट्रीट कर रहा था। उसी की गाड़ी यूज़ करके किसी और लड़की को मिलने जा रहा है। कितना टॉर्चर किया, कितना मारा, उसी का लैपटॉप बेच के पैसे भी ले लिए, उसे खा पी भी लिया। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा सेल्फिश, इतना घटिया इंसान है ये वेड विल्सन। सो कैली हिम्मत जुटा के वापस अपने घर फ्लोरिडा में आती है एंड सीधा वो अपने घर जाती है। घर जाके उसकी मम्मी लाइट ऑन करती है, देखती है कि मेरी बेटी पे इतने सारे चोट के निशान हैं और इतना खून बह रहा है। उसी टाइम उसकी मम्मी फ़ोन मिलाती है पुलिस को। पुलिस आती है कैली की स्टेटमेंट लेने के लिए। वो सब कुछ बताती है, सारी बातें जो वेड ने उसके साथ करी थी। ये सारी स्टेटमेंट ले लेती है बट सम रीज़न उस पर कोई एक्शन नहीं होता। पुलिस बस इस चीज़ को ब्रश इट ऑफ कर देती है। पुलिस को ये लगता है कि ये लड़की कैली किसी तरह की BDSM में थी, उसको ये सारी चीज़ें पसंद है। बिकॉज कैली की बॉडी पे काफ़ी सारे टैटूज थे एंड वेड की बॉडी पे भी काफ़ी सारे टैटू है। सो उनको लगता है कि ये जानबूझ के ही इसने ये सब कुछ करवाया है। इस रीज़न से पुलिस इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लेती। ये बहुत बड़ी गलती होती है बिकॉज आगे जाके पुलिस का एक्शन ना लेना बहुत भारी पड़ता है। ये चीज़ होने के बाद कैली और वेड का इवेंचुअली ब्रेकअप हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरे लड़के के साथ जा चुका है। फास्ट फॉरवर्ड 2019 अक्टूबर की बात है। वेड एक और लड़के के साथ, एक नई लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ चुका होता है और ऑलरेडी 6 मंथ्स। सो वेड और मेलिसा नाम की लड़की के साथ एक जगह जाता है जिसका नाम होता है बुडा लाइफ। मेलिसा के पास एक ग्रे कलर की निशान होती है। मेलिसा और वेड इस ग्रे कलर के निशान में बैठ के बुडा लाइफ जाते हैं। बुडा लाइफ जाके वहाँ पे इन दोनों की किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट हो जाती है। नॉट 100% श्योर, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मेरे को पता नहीं। वेड को कोई लड़का पसंद आ जाता है। वो मेलिसा को बोलता है कि मेरे को उसके साथ जाना है एंड मेलिसा उसको मना कर देती है। तो इस बात को लेके उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। वो मेलिसा की गाड़ी की चाबी लेता है, बिना किसी परमिशन, बिना कुछ रीज़न दिए हुए वो बाहर जाता है, मेलिसा की गाड़ी में बैठता है एंड वो चला जाता है। एंड मेलिसा बस शॉक में होती है कि वो कहाँ चला गया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझाए वो बस चला गया। वेट करती है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, बट उसको कोई फ़ोन आता है ना कोई मैसेज आता है। सो वेट कहाँ जाता है दूसरी लड़की को मिलने, जिसका नाम होता है क्रिस्टीन जॉनसन। सो
क्रिस्टीन के साथ रिलेशनशिप में होता है। आप देख ही सकते हो मेलिसा के साथ भी 6 महीने से रिलेशनशिप में था। ऑन दी अदर हैंड क्रिस्टीन उसके साथ रिलेशनशिप में था। क्रिस्टीन के साथ ये सारे बार्स एंड क्लब्स में जाते हैं एंड ड्रिंक वगैरह करके वापस घर आ जाते हैं एंड वो वापस घर आके सो जाते हैं। आधी रात को वेड उठता है एंड देखता है क्रिस्टीन सो रही है। सो वो क्रिस्टीन के ऊपर जंप करता है एंड उसका गला दबा के उसको मार देता है। उसको नींद में ही मार देता है। वेड क्रिस्टीन की गाड़ी लेके की होती है ब्लैक कलर की निसान, वो गाड़ी लेके क्रिस्टीन का ही फ़ोन लेके वो बाहर चला जाता है। उसी रात को एक लड़की जिसका नाम होता है डयान बस ऐसी ही जा रही होती है एंड वेड जो कि क्रिस्टीन की गाड़ी में होता है वो डयान नाम की लड़की को डायरेक्शन के लिए पूछता है। डयान उसको डायरेक्शन दे रही होती है एंड वेड कहता है इस लड़की को कि तू मेरी गाड़ी में आके बैठ जा और मेरे को डायरेक्शन दे दे। जैसे वो डयान गाड़ी में बैठती है वेड के साथ, उसको भी मार देता है उसका गला घोट के। सो उसकी बॉडी डंप करने के लिए वेड किसी नदी के किनारे जा रहा होता है। वो देखता है कि डयान भी जिंदा है। डयान की बॉडी को ऐसे ज़मीन पर लेटा के उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। गाड़ी इतनी बारी चढ़ाता है, उसके स्टेटमेंट में उसने खुद बोला होता है कि मैंने उसके ऊपर इतनी बारी गाड़ी चलाई ताकि वो एक स्पैगेटी की तरह ना दिखे। अगले दिन मेलिसा 8 बजे उठती है एंड वो देखती है उसके फ़ोन पे काफ़ी सारे अननोन नंबर से मिस कॉल्स आई होती है। वो जब वो उठती है वो देखती है ऑलरेडी एक कॉल आ रही होती है अननोन नंबर से एंड वो जब वो कॉल उठाती है वो होता है वेड क्रिस्टीन के फ़ोन से मेलिसा को फ़ोन कर रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। मेलिसा को बोलता है कि हमें मिलना है। इनिशियली मेलिसा मना करती है बट वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है एंड वो ज़िद कर रहा होता है कि मेरे को मिलना है। मेलिसा को वेड के बैकग्राउंड के बारे में पता होता है कि उसका काफ़ी सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। सो उसको थोड़ा डर था कि ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। सो वो वेड को बोलते कि हम एक पब्लिक प्लेस में मिलेंगे। सो वो बोलते कि तुम मेरे बिज़नेस के बाहर आ जाइयो। मेलिसा का एक स्पा बिज़नेस होता है। सो वो वेड को बोलती कि तुम मेरे शॉप के बाहर आ जाइयो। वेड क्रिस्टीन की गाड़ी जो कि होती है ब्लैक कलर की निसान, उस गाड़ी में मेलिसा की शॉप के बाहर आ जाता है, पार्किंग लॉट में खड़ा होता है। मेलिसा जाने से पहले अपनी फ्रेंड को बोल देती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो प्लीज़ पुलिस को फ़ोन करियो और उनको बुला लियो। सो मेलिसा डरी पास जाती है एंड वो देखती है कि वेड मेरी गाड़ी में तो है ही नहीं, वो तो किसी और की गाड़ी में है, कोई और कार में है वो। सो वो जैसी गाड़ी के पास पहुंचती है तो वेड अभी भी उस कार के अंदर होता है। शीशा नीचे करता है एंड मेलिसा पूछती है कि मेरी गाड़ी कहाँ पे है। वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव वे में मेलिसा को बोलता है कि गाड़ी में आके बैठ। सो मेलिसा इस चीज़ को डिनाई करती है, मना करती है एंड वो गाड़ी से उतरता है एंड वो मेलिसा के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती फोर्स करता है उसको गाड़ी में बैठाने के लिए। मेलिसा बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके फ़ाइट करके वो भाग के अपने शॉप के स्टेयर केस के पास जाती है जहाँ पे वो रेलिंग लगी होती है कि स्टेयर केस पे लगी होती है एंड उस रेलिंग को पकड़ती है एंड इतनी देर में जैसे वेड आता है उसको बहुत मारता है, उसका हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है, वो बहुत कोशिश करता है। इतनी देर में जो आसपास के लोग होते हैं देख रहे होते हैं वो 911 को कॉल करते हैं एंड कहते हैं कि कोई बहुत ही लंबा आदमी 6 फुट 4 आदमी एक लड़की को असॉल्ट कर रहा है। 5 मिनट के बाद ही पुलिस आ जाती है एंड वेड देर में गायब हो जाता है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है एंड मेलिसा से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछती है इस आदमी के बारे में। वो सब कुछ उसके बारे में बता देती है। टुवर्ड्स द एंड मेलिसा पुलिस को ये भी बता देती है कि सुबह उसको एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, ये वही क्रिस्टीन का नंबर है। एंड जब पुलिस इस नंबर को ट्रेस करती है, ट्रेस करने के बाद पता लगता है किसी लड़की के नाम से जिसका नाम है क्रिस्टीन जॉनसन। पुलिस क्रिस्टीन जॉनसन के घर पे पहुंचती है एंड देखती है कि ऑलरेडी वहाँ पे उस एरिया की पुलिस वहाँ पे मौजूद है। वो जब घर के अंदर जाती है एंड देखती है कि क्रिस्टीन को ऑलरेडी मार दिया गया है। उसी घंटों के बीच में एक और न्यूज़ स्प्रेड हो गई होती है कि 2 बच्चे हैं जो कि अपनी मदर को ढूंढ रहे हैं पिछली रात से। बाद में पता लगता है ये वही औरत है वेड ने जिसको मारा था। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीसीटीवी फुटेज के बाद ये पता लगता है वो औरत जिसको ये बच्चे ढूंढ रहे हैं वो लास्ट टाइम किसी ब्लैक कलर की निसान कार के पास पाई गई थी। बाद में पता लगता है कि वो ब्लैक कलर की निसान वेड ही चला रहा था। तो यहाँ से पता चल जाता है कि वेड ने मेलिसा और डयान नाम की लेडी को मार दिया है। वहाँ से पुलिस वेड को ढूंढ रही होती है।
ढूंढते ढूंढते पुलिस के माइंड में एक आइडिया आता है कि वेड के जो बायोलॉजिकल फादर है उसको कांटेक्ट करते हैं, क्या पता उनको कुछ पता हो। डिटेक्टिव्स पुलिस वाले के फादर को कांटेक्ट करते हैं एंड कहते हैं कि अगर आपको वेड के बारे में कुछ भी पता लगे सो प्लीज़ हमें बताना। कुछ घंटों के बाद वेड के फादर को वेड का कॉल आ जाता है एंड वो सब कुछ फ़ोन पे कन्फेस कर देता है किस तरीके से उसने दोनों लड़कियों को मार दिया है। वो अपने फादर से हेल्प मांग रहा होता है। सो उसके फादर उससे एड्रेस पूछता है कि तू किस जगह पे रुका हुआ है एंड किसी कपल का घर है जो कि यहाँ पे है नहीं, मैं वहाँ पे छुपा हुआ हूँ। एंड वेड के फादर उस घर का एड्रेस लेते हैं एंड कहते हैं कि मैं तेरे घर पे ऊबर भेज रहा हूँ, तू अंडरग्राउंड रही हो। वेड कहता है ठीक है। सो एड्रेस लेने के बाद वेड के फादर वो एड्रेस पुलिस को दे देते हैं एंड पुलिस इस घर पे जाती है एंड अरेस्ट कर लेती है। सो वेड 2019 में अरेस्ट हो गया होता है, बट फाइनली साल 2024 में अगस्त में इसको फाइनल सेंटेंस दे दिया जाता है जो कि होता है डेथ सेंटेंस। वेड विल्सन का माइंड बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप रहा है पूरे केस में। जिस तरीके से ये लड़कियों को ट्रीट करता है, मारता है, मैनिपुलेट करता है एंड आई ऑनेस्टली थिंक कि काफ़ी सारा जो इसका इन्फ्लुएंस है वो ड्रग्स के थ्रू है। शॉकिंग फैक्ट क्या है इस केस के रिगार्डिंग कि वेड को यंग लड़कियां बहुत पसंद करती है। उसके अपीयरेंसेस, उसके टैटूज, उसकी हाइट, उसका डोमिनेंस, ये सारी चीज़ें जो कि लड़कियों के लिए अट्रैक्टिव है। इस रीज़न की वजह से एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसका नाम था सेव वेड विल्सन। ये मूवमेंट ऑनलाइन शुरू हुआ था लड़कियों के द्वारा। इन लड़कियों का ये मानना है कि वेड विल्सन को किसी भी तरीके की सेंटेंस नहीं दिया जाएगा बिकॉज ऑफ हिज लुक्स। बट द गुड न्यूज़ इज़ वेड विल्सन को डेथ सेंटेंस दे दी गई थी एंड दोनों लड़कियां की जो फैमिली है होपफुली जस्टिस मिल गई होगी।